गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने बात की थी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट। तो जब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की तो सबसे मेजर जो पार्ट होता है वो है इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। तो इनपुट लेने के लिए हमने इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। आउटपुट देने के लिए आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों के बीच, इनपुट लेने से आउटपुट देने के बीच, इनके बीच जो डाटा के साथ प्रोसेसिंग होती है उसके लिए सीपीयू यूज में आता है। करेक्ट है? कैसे? एक बार समझते हैं इसको। मान लीजिए ये हमारा इनपुट डिवाइसेस है। यस, ये इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डेटा, यूजर डेटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देता है, फिर इस डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। यहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग, देन यहां से हम लोग आउटपुट जनरेट कर आउटपुट डिवाइसेस को दे देते हैं। यस, अब आउटपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन यूजर को दे देता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था IPO, है ना, और हम लोग S भी यूज करते हैं फॉर सिस्टम, तो IPOS। तो आप देखिएगा कि ये जो बीट वाली यूनिट है इसका काम केवल डेटा का प्रोसेस करना है, इसीलिए इसको प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। क्योंकि ये आउटपुट और इनपुट के सेंटर में है, इसीलिए इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहते हैं। यही है सीपीयू। और इसको सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनपुट आउटपुट के बीच में है, और प्रोसेसिंग यूनिट क्योंकि ये डाटा को प्रोसेस करते हैं। आम भाषा में इसको हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल देते हैं। यही है वो हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर में ईच एंड एवरी टास्क परफॉर्म करता है। कुछ भी काम हो, गाना सुनना, गेम खेलना, डॉक्यूमेंट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, कुछ भी करना हो, सारे कामों का जो एग्जीक्यूशन है वो सीपीयू ही करता है। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर? नाउ अब देखते हैं ये करता कैसे है, क्या क्या काम करता है और उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि ये सारे काम को कंट्रोल करता है, हर काम को, कुछ भी हो, इवन अगर आपने कुछ कॉपी भी किया है तो भी सीपीयू उसको गवर्न करता है। तो ये हर काम को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो सीपीयू ही सारा प्रोसेस देखता है। सीपीयू को जब हम लोग देखते हैं, ये एक्चुअल में एक हार्डवेयर है। ये छोटा सा एक हार्डवेयर होता है, करीबन एक बिस्किट के जितना, और काफ़ी कंपनियां इस सीपीयू को बनाती है, जिसमें सबसे पॉपुलर है इंटेल। तो इंटेल के सीपीयू आपने सुने होंगे, और आपके जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें सब में इंटेल के सीपीयू होंगे। तो ये जो सीपीयू है, आप उनको अलग अलग, जो इंटेल ने अलग सीपीयू निकाले अलग अलग जनरेशन के नाम से, जैसे इंटेल i5, i3, i7, ये सभी सीपीयू के नाम है, इंटेल की सीरीज है ये। तो जब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रोसेसर है, तो हम लोग एक्चुअली में सीपीयू की बात कर रहे होते हैं। करेक्ट? तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का। अब सीपीयू ये काम, हम कहते हैं कि सीपीयू सारे काम परफॉर्म करता है, सब कुछ एग्जीक्यूट करता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे ये सारे काम परफॉर्म करता कैसे आखिर। तो इसके हम कुछ पार्ट देख लेते हैं। ये तीनों पार्ट, एक्चुअली में सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, ALU, CPU और रजिस्टर। ये तीनों पार्ट मिलकर सीपीयू बनते हैं, और तीनों का जो कोलैबोरेशंस होता है, जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, मिलकर काम करते हैं, है ना, तभी कोई काम एग्जीक्यूशन हो पाता है।
तो हमने कहा कि सीपीयू ने कोई टास्क परफॉर्म किया, तो एक्चुअली में वो टास्क परफॉर्म या तो एएलयू कर रहा होता है, सीयू और रजिस्टर, ये तीनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। इन्हीं तीनों को जब मिला देते हैं तो सीपीयू बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि एएलयू है क्या, सीयू क्या है और रजिस्टर क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज एएलयू। एएलयू क्या है? बचपन हमने भी नाम सुना था, मतलब बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है, ऑलमोस्ट हर क्लासेस में उसको पढ़ा जाता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। एएलयू एक हार्डवेयर है सीपीयू का। सीपीयू का वो पार्ट जो सारे काम एग्जीक्यूट करता है। एक्चुअली में सीयू एग्जीक्यूट नहीं करता और रजिस्टर एग्जीक्यूट नहीं करता, तो एक्चुअल में जो काम परफॉर्म करता है वो एएलयू करता है। यही एक्चुअल लेवल पर या फिर हम लोग कह सकते हैं फिजिकल लेवल पर ये काम करता है। काम करता है क्या ये केवल कोई भी टास्क चलाना हो, गाना, मूवी, गेम, डॉक्यूमेंट, कुछ भी चलाना हो, तो सारे काम सीपीयू कर रहा है। और सीपीयू में कौन कर रहा है? एएलयू कर रहा है। यही फिजिकल एग्जीक्यूशन करता है ऑपरेशंस का। कैसे करता है? हमारे कंप्यूटर में कुछ भी काम हो उसके पीछे कैलकुलेशंस की जाती है। हम लोग गाना सुनते हैं तभी भी 01 को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। हम लोग गेम खेलते हैं तो भी उसके पीछे जो 01 होते हैं उस पर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है या कुछ ऑपरेशन लगाने होंगे। आप कंप्यूटर में कोई भी काम परफॉर्म करें तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। यही कैलकुलेशंस एएलयू करता है। इसका मेजर काम यही है कि काम को परफॉर्म करना कैसे, यूजिंग कैलकुलेशंस। एएलयू दो तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, अरिथमेटिकल और लॉजिकल। इसीलिए इसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। लॉजिकल कैलकुलेशन में हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हो सकते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो इस तरह से 6 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लॉजिकल में। अभी काम करता कैसे है? तो अगर हम इसका तो छोटा सा एक बार डायग्राम बनाएं तो ये हमारा एएलयू। अब एएलयू को कोई काम परफॉर्म करना है, कोई भी काम परफॉर्म करना, हम को कहते हैं कि एएलयू भी काम परफॉर्म कर रहा है ना। कैसे परफॉर्म करता है? हमारे पास मेमोरी, रैम, और हर डिवाइस रैम से जुड़ी हुई रहती है। जैसे कि कीबोर्ड, हम लोग एक छोटे से ऑपरेशन की बात करते हैं कि कंप्यूटर 2+3 कैसे परफॉर्म करता है। तो कीबोर्ड यहाँ है, कीबोर्ड पर हमने प्रेस किया, ये हमारा कीबोर्ड छोटा सा बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ हमने प्रेस किया 2+3। तो ये जब 2+3 करते हैं कीबोर्ड पर, तो कीबोर्ड इस 2+3 को एक कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में और मेमोरी में जाकर स्टोर कर देता है। तो ये रहा 2+3, ये डेटा हमारा मेमोरी में आ चुका है। अब एएलयू काम कैसे करेगा? इस डेटा को एएलयू सबसे पहले निकाल कर लेके आएगा अपने पास। यस, इस टास्क को कहते हैं फैच करना। जब मेमोरी से डेटा को निकाल कर एएलयू तक पहुंचाया जाता है, इस टास्क को फैचिंग बोलते हैं, डाटा को निकालना, फैच करना। अब एएलयू के पास डेटा आ चुका है, ये पूरा डाटा बाइनरी फॉर्म में होता है। हम लोग समझने के लिए यहाँ पर 2+3 लिख रहे हैं, अदरवाइज ये पूरा डाटा बाइनरी फॉर्म में है। फिर एएलयू 2+3 से ये जो इंस्ट्रक्शन आया है, ये जो मेमोरी से आया है डेटा, उसको सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करता है ये डेटा के साथ करना क्या है, डेटा क्या है और करना क्या है। जब एक बार उसको फाइनलाइज हो जाता है कि चलो ये डेटा एक न्यूमेरिकल डेटा है और दोनों को डाटा को ऐड करना है, तो जब ये एग्जीक्यूट, मतलब ये जब इसको कर लेता है, समझ लेता है डेटा को, तो उसको कहते हैं डिकोड। क्या कहते हैं इसको? डिकोडिंग करना। तो एएलयू डाटा को डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करता है।
तो 2+3 को एग्जीक्यूट करेगा और उससे एक 5 बनाएगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो है एडिशन। यस, तो जैसे ही वो 5 बनाएगा तो 5 जो रिजल्ट बना है तो ALU उस रिजल्ट को वापस स्टोर कर देता है मेमोरी में। 5 यहाँ स्टोर हो गया मान लेते हैं, तो वापस कहाँ स्टोर कर दिया? मेमोरी में। इस टास्क को कहते हैं स्टोर करना। तो अगर हम लोग ALU के टास्क देखें तो ALU के 3 बड़े बड़े टास्क हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। क्लियर? तो इस तरह से ALU डाटा पर काम करता है। तो अगर ALU सारे काम करता है तो CPU क्या करता है? अब देखते हैं CPU क्या करेगा। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ALU ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है और काफ़ी काम आने वाला टॉपिक है। एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन जरूर बनता है, ये आप याद रखिएगा। जहाँ भी जिस सिलेबस में ALU अगर मेंशन है तो उस पर जरूर बनेगा ना, क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, CPU। तो CPU का वो पार्ट जो सारे काम परफॉर्म करता है उसको हम लोग ALU बोलते हैं या ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। तो अगर वो काम परफॉर्म करता है तो CPU का वर्क क्या है? तो एक्चुअली में CPU कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है। CPU क्या करता है? कंट्रोल, इसीलिए इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अब आप कहेंगे ये कंट्रोल करता है तो क्या करता है? तो CPU कंट्रोल करता है ALU और मेमोरी को। कैसे करता है? अभी हमने बात की थी कि ये रहा ALU, इसको हम लोग ALU मान लेते हैं, ये रहा ALU और ये मेमोरी। तो हमने कहा था कि मेमोरी में डेटा है 2+3, ये हमारे डेटा है। अब यहाँ से फैचिंग होगी। तो मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है, रैम है ना, जिसमें बहुत से काम एक साथ चलते हैं। तो एक्चुअली में फैचिंग होती कैसे है ना, यहाँ से यहाँ तक डाटा जाएगा तो फैचिंग कहती है। तो ये फैचिंग कैसे होती है? मेमोरी में से किस डाटा की फैचिंग होगी, फैचिंग कब होगी, ये सारा काम CPU देखता है। तो CPU ही डिसाइड करता है कि किस डेटा की फैचिंग हो। यस, तो जैसे वो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं देन ALU वर्क करता है। तो ये एक्चुअल में फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन ALU एंड मेमोरी। मान लीजिए यहाँ से हमने देखा कि 2+3 को ALU ने 5 में कन्वर्ट किया, तो ये 5 मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर होगा? जब स्टोरिंग होगी, हम लोग कहते हैं स्टोरिंग हो रहा है, ALU स्टोर कर रहा है, तो स्टोरिंग करने के लिए CPU उसकी हेल्प करेगा, कंट्रोल करेगा ALU को कि भाई तुझे कहाँ डालना है ना। वापस फैचिंग करता कौन है? ALU। पर फैच किस डाटा को करेगा, कब करेगा, इसका कंट्रोल CPU करता है। फिर स्टोरिंग की बात करते हैं, स्टोरिंग कौन करता है? ALU करता है। लेकिन स्टोर कहाँ होगा और कब होगा ये कौन डिसाइड करता है? CPU। तो CPU एक्चुअली में ALU और मेमोरी के बीच वर्क करता है। आप यूँ समझ लें कि CPU ALU और मेमोरी या अदर पार्ट के बीच का एक दीवार है। यही इंस्ट्रक्शन देता है ALU को कि इसको डाटा मिल गया है, इसको प्रोसेस करना है या क्या करना है। आप ये समझ लीजिए ये एक तरह का मैनेजर है जो ALU को मैनेज करता है कि ALU से काम क्या करवाना है। करेक्ट? इसीलिए काफ़ी जगह CPU को हम लोग ऑपरेशन मैनेजर भी कहते हैं। क्लियर है? तो इट कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म बाय ALU, तो सब कुछ यही कंट्रोल करता है। तो CPU ही कंट्रोल यूनिट कहलाता है। सॉरी, अब हम लोग देखते हैं कि चलो ALU काम परफॉर्म करता है और CPU उसको ALU को कंट्रोल करता है। कौन सा डाटा क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, सब कुछ CPU बताता है ALU को, देन ALU परफॉर्म करता है। अब हम लोग मूव करते हैं हमारा तीसरा पार्ट CPU का। CPU
में ALU होता है, CU होता है और रजिस्टर होता है। तो अब हम लोग देखते हैं रजिस्टर क्या है। होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि वो ALU क्या है और CU क्या है। अब हम बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर है क्या? तो रजिस्टर एक मेमोरी है। क्या है? मेमोरी। बिल्कुल रैम की जैसी होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है रैम से। इसकी जो साइज होती है रजिस्टर की वो जनरली MB में होती है। तो ये एक तरह की स्टोरेज है। ये डेटा को स्टोर करता है टेम्परेरी बेसिस पर और ये ALU के अंदर होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको याद हो जाएगा इस चीज़ में। मान लीजिए जब कभी भी कोई भी पेशेंट्स डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर के रूम के बाहर एक चेयर होती है जहाँ सारे पेशेंट को बैठाया जाता है। डॉक्टर के पास एक चेयर होती है जिस पर केवल एक ही पेशेंट बैठा होता है जिसको डॉक्टर चेक करेगा। तो यही सिनेरियो अगर हम लोग अपने कंप्यूटर में देखें तो जो डॉक्टर है वो हमारा CPU है। डॉक्टर के रूम के बाद जो चेयर लगी हुई है खूब सारी, जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं जो वेटिंग कर रहे हैं अपने टर्न की, वो हमारी मेमोरी होगी। एंड डॉक्टर के पास जस्ट जो चेयर है जिस पर पेशेंट बैठने वाला, जिस पर काम होगा, वो है रजिस्टर। तो अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो CPU डॉक्टर हो गया, यहाँ रजिस्टर यहाँ होते हैं और जो भी रजिस्टर में आकर बैठेगा डाटा उस पर काम किया जाएगा और मेमोरी यहाँ होती है। ये हमारी मेमोरी वेटिंग है। तो जब कोई भी डेटा आता है वो मेमोरी में जाता है, वो अपनी टर्न की वेट करता है। मान लेते हैं यहाँ पर डेटा आ गया D1, कुछ भी हो सकता है डेटा, D1, D2 और D3। यहाँ पर 3 डेटा है। तो जो मेमोरी में डेटा होता है वो प्रोसेस होगा, हो नहीं रहा है, होगा। ठीक है। अब मान लीजिए इन तीनों में से किसी एक की टर्न आएगी जिस पर CPU काम करेगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले D1 की टर्न आई। तो जैसे D1 की टर्न आती तो D1 को हम लोग कहाँ डाल देते हैं? रजिस्टर में। फिर इस रजिस्टर के अंदर जब डेटा आ जाता है तो ALU और CU ये दोनों मिलकर इस डाटा को, रजिस्टर में जो डाटा है उसको हैंडल करते हैं और इस तरह से पूरे टास्क को परफॉर्म किया जाता है। वापस देखें, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक मेमोरी है। ये बहुत छोटी मेमोरी होती है और ये CPU के अंदर होती है। यस नो? तो ये डाटा को स्टोर करता है। किस डाटा को? ये उसी डाटा को स्टोर करता है जिस पर काम चल रहा है या जिस पर काम होना है ना? ये वेटिंग वाला नहीं है, वो जो डाटा अभी रनिंग करना है उसी डाटा को ये होल्ड करता है। जबकि मेमोरी सारे डाटा को होल्ड करती है और मेमोरी में जो डाटा होता है, रैम में जो डाटा होता है, वो चल नहीं रहा होता है, उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेस नहीं हो रहा, वो वेट में रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि D1, D2, D3 ये तीनों वेट कर रहे हैं, है ना? ये रैम है, रैम में सारा डाटा वेटिंग में होता है। इनमें से जिसकी टर्न आएगी वो रजिस्टर में जाएगा। जैसे रजिस्टर में जाएगा तो उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें होता है करंट डेटा। क्या होता है? करंट डेटा। तो हम लोग कहते हैं कि इट स्टोर डेटा जिस पर हमें परफॉर्म करना है, ALU परफॉर्म करना टास्क। अगेन ये टेम्परेरी होता है। जैसे D1 पर काम खत्म हुआ, अब D2 की टर्न आएगी तो D2 जाएगा रजिस्टर में। जैसे D2 रजिस्टर में जाएगा तो ALU CU मिलकर उस पर काम परफॉर्म शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास में रजिस्टर हेल्प करते हैं ALU CU की काम को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं स्कूल आवर्स के अंदर। तो मैं आपको रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो आज हमने जो CPU पढ़ा, ALU, CU और रजिस्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू।